नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए मन्नू भंडारी जी का एक अप्रतिम और बेजोड़ उपन्यास आपका बंटी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके बिना 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों की न तो कल्पना की जा सकती है, न स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। 1970 में लिखा गया यह उपन्यास हिंदी की लोकप्रिय पुस्तकों की पहली पंक्ति में है। इसके दर्जनों संस्करण और अनुवादों का जो सिलसिला चला था, आज भी उसी प्रकार चल रहा है। बच्चे की निगाहों और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह स्वप्न बन जाती है। कहना बहुत ही मुश्किल है कि यह कहानी बंटी की है या माँ शकुन की। सभी तो एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि एक की त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। शकुन एक परंपरागत परिवार की महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर महिला है, जिसकी महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री की सच्चाई है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में सबसे अधिक वही पिसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित होता है, जैसे कि इस उपन्यास में बंटी। बच्चे की चेतना में बड़ों के इस संसार को कथाकार मन्नू भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी सूझबूझ के लिए चर्चित और प्रशंसित इस उपन्यास का प्रत्येक पृष्ठ जो है, सहृदय पाठक के मर्म को अत्यधिक संवेदनाओं से भर देता है। मन्नू भंडारी जी का यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अत्यधिक मूल्यवान उपलब्धि है। तो चलिए आज मैं आपको इसी उपन्यास का जो है दर्शन कराती हूँ। तो मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। चलिए सुनिए आपका बंटी। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सब को लगाने के बाद एकदम बदल जाती हैं। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाँह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर हैं, और फिर वे सचमुच ही दूर हो गईं। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और फिर चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी
कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज़ कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में ज़रूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हूँ। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं। इसीलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियाँ, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप, सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती हैं, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशविरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसीलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए? मम्मी तो वहाँ रहती नहीं। रहती हैं बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने के दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देंगी। जाने क्यों उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चला जाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने भी बड़े बड़े मैदान तैर गए, जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियाँ, जिनके पीछे से सूरज निकलकर डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊँ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए। चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे। मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती हैं, पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है, अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। 1-2 पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वह रंग बिरंगी शीशियाँ और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ए लो,
और सुनो, यह कहानी कहने सुनने का बखत है। सारा काम पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चल कर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झम झम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा कर देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा? यह क्या, फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए? फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही सीख रहे तुम्हारे, तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेंप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, यह फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती हैं। क्योंकि उस समय घर में जो रहती हैं मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से ज़्यादा सटा लेती हैं। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूँ उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सट कर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती हैं, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल को सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या निकाल बाहर करेगा? हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। फूफी बकवास करती हैं। कहीं मम्मी को प्यार करने से या मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता है होगा भला? तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें? नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है।
बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं शूट? गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार जिस दिन पापा आए उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? उसने उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई। मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है, तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वो सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है। कहने दो, कहती हैं तो। बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं, और सूरज तो अब कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए, न भीतर को जाते बना न लौटते। कौन? बंटी? आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। हैं, आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक, जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नों के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा। कैसा डर आया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे, आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ऐ टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ, हार रहा है तो कैसा भागने लगा। जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू, खिसियाई सी शन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नज़रों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है, बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीज़ें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए
बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा के साथ रहें? बंटी का कमज़ोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? ना चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा। तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाएं ठाएं वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी हैं? कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोंकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पें बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो। क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही हैं मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खूंस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती हैं। बालों की खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नज़र बचाकर एक टक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नज़रों से।
फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गईं, और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिरा, मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब हैं। इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताएं तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो, देख लो मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, न झटक कर अलग कर दें तो। न रहे पापा उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेली जितना प्यार करती हैं उसे दोनों मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहाँ जहाँ बच्चे गाड़े गए वहाँ वहाँ चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती हैं। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं उन्हें कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ, 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। यहाँ तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती हैं मम्मी आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहाँ कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी बंटी पसोपेश में। कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती हैं। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटें चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज़ की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता, क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज़ में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो, इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूँ तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया।
मम्मी उसे कितना ही प्यार करें, फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। हवा में ठंडक बढ़ चली। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमटकर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी तो कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती हैं। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़े ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे? पर मम्मी सुनती हैं कोई बात? बंटी चलो सो, और पकड़कर पलंग पर डाल देती हैं। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परीलोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरेगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को, इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीज़ें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ हैं। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रहीं। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती हैं? टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती हैं। फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़ कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बना कर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही जाएगा।
वहाँ उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप? कहाँ? मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, यह तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही हैं। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं कि बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिटपिटा गईं। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहाँ करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं आप कब आए, पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है और चाचा के इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं आ रहे पास? आंख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया है लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। पता नहीं क्यों चाचा एक टक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी बाहों के नीचे कुछ अंदर को धंसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गईं। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? झेंपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना ज़रूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ भेजते हैं और शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी है। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी हैं। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा, स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी हैं। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। अच्छा, चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हो गए।
पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह मुँह भी धोकर आई हैं। यूँ भी सोकर उठती हैं तो मम्मी का चेहरा बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना रखी हैं। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड़ में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहेंगी, पर फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप, और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप, जैसे एक अजीब सी उदासी वहाँ उतर आई हो। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं, तो कभी खिड़की की ओर। पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहाँ तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एक टक ज़मीन ही देखे जा रही हैं, और वह है कि कभी मम्मी को देखता है तो कभी चाचा को। चाची जी अच्छी हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। ठीक हैं सब, कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी ही न हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं, एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतजाम नहीं किया, यूँ भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ शाम को तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं, पर बंटी तक को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा है, उदासी नहीं छंट रही है। यह चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बहुत बातें करनी रहती हैं। शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं जाएंगे, और जब तक बैठे रहेंगे लगातार कुछ न कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाएं तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे, और जो कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे, टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता, अगर इन्हें कभी क्लास में बैठना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन सजा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे हैं। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उसका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बंधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा होता रहा था। वही चाचा आज चुप है, चुप ही नहीं उदास भी हैं। अब कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊँगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बातें करनी थी तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गईं। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर सा समाने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है, और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें करते रहे हैं उसे मालूम नहीं। उसने कभी ये सुनने की कोशिश ही नहीं की, पर इस बार ज़रूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे ज़रूर मालूम है कि चाचा एक दो दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिनों के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती थी कि उनसे बात करना भी बंद कर देती थी। साथ सुलाकर भी न उसे प्यार से सहलाती, न कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रहती थी। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फिरा कर देखा था।
फूफी पर भी फिर आकर देखा था, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में ही कुछ होता है। आज पता नहीं कैसी बातें करेंगे। उसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास, इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नज़र मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई हैं, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं, पर चाचा हैं कि चुप। बोलते क्यों नहीं? बात करनी है तो करें बात। वहाँ खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहाँ तो लिखी हुई नहीं है। शकुन, चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसी मरी मरी आवाज़ निकल रही है आज उनकी। टकटकी लगाए लगाए मम्मी की आंखें जैसे पथरा गई हैं। बस मूर्ति की तरह वे बैठी हैं, मानो सांस भी नहीं ले रही हूँ। वह चाहता है कि इस बार सारी बात की कानूनी कार्यवाही भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात कहनी थी चाचा को, पर इसका मतलब? वाह, तो पापा हैं, बात भी पापा की ही है, पर क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसीलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज़ भी सख्त हो गई है, वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह खुद शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उससे कहा था कि आने से पहले मिला नहीं। चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह अभी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंद लीं, जैसे बहुत बहुत थक गए हों। बस हो गई बात, इतनी सी बात करने आए थे। यह भी कोई बात हुई भला? आप कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफ़र की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को हो जाएंगी। ऐसी कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा, और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाली और ड्राइंग रूम के दीवान पर बिछा दी। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा जैसे बंटी को कह रही हूँ, और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे, या पता नहीं वे जैसे बात टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं? यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछलकर पलंग में दुबक गया, पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर पूछा, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नज़रों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया, और खट से उसने आंखें बंद कर लीं। पर बंद आंखों से भी वह उस चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई हैं। अब सबको सुलाकर मम्मी जागती रहेंगी। चाचा की कही हुई बात क्या बहुत बुरी थी? अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी, कांपती थिरकती उंगलियां। उन उंगलियों के पोरों में से झर झर कर जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। स्पर्श से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह सख्ती भी जरूर पिघल गई होगी। उसने धीरे से आंखें खोली। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। आँख से शायद अभी अभी झरा आंसू कनपटी को भिगोता हुआ बालों की लट में लटका था। मम्मी का आंसू। मम्मी को उसने उदास होते देखा है, गुस्सा होते और डांटते हुए भी देखा है, पर रोते हुए कभी नहीं देखा। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी है। चाचा को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का आक्रोश घुलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला, और अब कोई गंदी सी बात कहकर मम्मी शायद बहुत दुखी हैं। जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो
कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वह सरक कर मम्मी से और सट गया, फिर अपनी छोटी सी बाँह मम्मी के गले में डालकर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनुहार के साथ, मुझे बताओ न मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद लीं। ढेर ढेर प्रश्नों का, ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, जिसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जगा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी है, पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे हैं। शायद वह बैठा है इसलिए, पर वह जाएगा भी नहीं। बैठे रहें रात तक। रात को वह आंख मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा ज़रा बताओ तो, कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल? सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, मेरा क्या, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही हैं मानो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वह ज़रूर सुनेगा। मेहंदी के मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोरपंखी का जो पौधा है, उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो उन्हें ही करनी है। कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो? बाप रे! इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तभी भीतर से मन ने धिक्कारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते। आखिर हिम्मत करके बिना जरा भी आवाज़ किए पहले मोरपंखी के घने घने पौधों के पीछे आया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी, पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यही मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही हैं शायद। कितना धीरे बोलती हैं मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अजीब बात है। शकुन, ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है, पर चाचा रुक क्यों गए? फिर सब चुप। शकुन, जिंदगी चाहने का नाम नहीं। लो, अब आवाज़ इतने धीरे कर दी कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बार बार जिंदगी जिंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही हैं, खूब धीरे बोल रही हैं, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे से धीरे कही हुई बात भी वह सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता वकील चाचा। उम्मीद तो न पहले थी न अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति उसका रुख देखकर। बच्चे पता नहीं बीच बीच में क्या बोलते जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बात करने लगे। एकाएक ख्याल आया टीटू को ले आता, वह शायद सारी बात समझ लेता। पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है, यू नो शी इज़। अब बीच में पता नहीं यह किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम अंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही हैं, ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे शायद बोलती बंद हो रही थी, अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए। भले ही बोलें, पर ऐसी बात तो बोलें जो समझ में आए।
तब मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लग रहा है कि आवाज़ खूब सख्त है। चेहरा भी ज़रूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे हौसला बढ़ रहा था। वह कुर्सी से एकदम सट गया। मैं क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फार्म दे दिया है। कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के। धत तेरे की, ये वकील चाचा भी एक ही घन चक्कर हैं। मम्मी पापा की बात के बीच में अपनी कचहरी तारीख जरूर लाएंगे। वकील की तुम। लो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी का मन हुआ वहाँ से सरक ले। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब हैं। बात करनी है सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या ज़रूरत है। अरे यह क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बंटी को काटो तो खून नहीं। छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली गई हूँ। बंटी ने नज़रें झुका लीं। जरूर मम्मी भी वैसी सख्त नज़रों से उसे देख रही होंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार भी देख ले। उसकी आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहाँ का तहाँ जम गया। भीतर से बस एक धिक्कार उठ रही है। पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के लिए। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इसे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। बंटी जैसे उबर आया। मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले लिपट जाए। कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी। क्या कर लेंगे आप? हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत ठीक नहीं है। फिर आवाज़ को बहुत मुलायम बनाकर बोले, बंटी बेटे जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते। और बंटी तो बहुत अच्छा, क्लास में इतने अच्छे नंबरों से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा। शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दें। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी? मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी का चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज़ भी बहुत उदास हो गई लगती है। मैं तो अपने पौधों को पानी दे रहा था मम्मी। रुआसी सी आवाज़ में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने की सफाई दी। अच्छा, पानी देते हो अपने पौधों को? बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। अब खेलने जाओ, अपने टीटी विटी के साथ खेलो। बंटी ने मन ही मन जीभ चिढ़ाया चाचा को। नाम तक तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहाँ से तीर की तरह भाग गया। कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे वहाँ बैठने की या कि उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा नहीं है। वह तो बस यूं ही बैठ गया था। रखें अपनी बात अपने पास। दौड़ते हुए चाचा के अंतिम वाक्य को याद किया, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। जरूर इस धुरी में ही कोई बात है, तभी तो उसे भगा दिया। धुरी का मतलब क्या होता है, किससे पूछे? टीटू से ही पूछेगा। टीटू सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो वह नहीं जानता। उसके अम्मा पापा उसके सामने ही तो सारी ऐसी बातें करते हैं, इसलिए सब जानता भी है। धुरी भी जरूर जानता होगा। टीटू गुलेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पर बने घोंसले का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है
मुझे भी तेरे जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेल से भी सीखा जा सकता है। मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदार हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आए। टीटू ने गुलेल में फंसे कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से ज़मीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं। मम्मी और उनमें कोई बात हो रही है, ज़रूरी वाली। अभी बच्चों को उधर नहीं जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गी अंदाज में बंटी ने कहा। ए टीटू, एक बात बताएगा? क्या? धूरी का क्या मतलब होता है रे? तू जानता है? धूरी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। कोई बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वह यहीं है और जैसे भी हो इसका मतलब जानना ही है। शब्द अर्थ की कॉपी लाऊं? शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आ गया। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह एक लाइन है ना यार, सावधान धूरी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? तू जब चौथी में आएगा तब तो पढ़ेगा ही। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो आया। धूरी यानी धूल, मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है, तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास सरक कर बोला, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी ही लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कह रहा हो कि समझ लो, इतनी बड़ी बात है, बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? धत, पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात होती है यह, इतनी बड़ी कि मैं और तू तो समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ पूछे। चाचा क्या बात कर गए हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिप करके बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का यह कौतूहल उसके अपराध को और पुख्ता ही करेगा। नहीं, उसे कुछ भी नहीं जानना। पर बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो उसके चारों ओर है, जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ते से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास हैं, पर अब किससे पूछे? उसके पास भी जादू का लैंप होता तो घिस कर जिन्न को बुलाता और सब पूछ लेता। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? और फिर धीरे धीरे कहानियों का जादुई माहौल उसकी पलकों पर उतरने लगा और वह सो गया। धन्यवाद। इसके आगे की कथा वस्तु आप अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।